Hello everyone, welcome to ASR NCERT Decoder. So today we are going to continue our topic that is membrane biogenesis. Okay, so membrane biogenesis क्या है? मेम्ब्रेन तो बताइए है, मेम्ब्रेन क्या था? हमारे ऑर्गेनल को बाहर से कवर करने वाला जो आवरण है, चादर है, उसको मेम्ब्रेन बोलते थे। बायो मतलब लाइफ, जेनेसिस मतलब बनाना। तो कहने का मतलब है कि वो चादर की लाइफ बनाना, चादर को बनाना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, तो देख लीजिए मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है? चादर को बनाना इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर ये बनना शुरू कहाँ से होता है। भाई कुछ तो ऐसी लॉजिक होगी जहाँ पे ये आपका मेम्ब्रेन जो है वो बनना शुरू होता होगा। ठीक है, तो हम लोग जब सेल को पढ़ रहे थे तो इज दिस रेड इज विजिबल टू यू ऑल? ओके, सो हियर व्हाट इज इट? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास में क्या प्रेजेंट था हमारा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से बहुत क्लोज कनेक्टेड था, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। और हमारे पास क्या है? गोल्जी बॉडी है। इस तरह से गोल्जी बॉडी क्या करता है? पैक एंड डिस्पैच। हम लोग एक पर्टिकुलर ऑर्गेनल्स को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, ईच एंड एवरी ऑर्गेनल, व्हाट द फंक्शन इट हैव एंड व्हाट द स्ट्रक्चर इज। ओके, सो ऐसा मान लो कि हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं, दिस इज योर फिंगर, है ना? तो आपके क्या हो गए? हाथ में चोट आ गया है ना? हाथ में चोट आ गया, सपोज दैट हियर। तो आई एम हैविंग लॉट्स ऑफ सेल, आई एम ड्राइंग इट लार्जर। ये बड़ा बड़ा सेल बना रहे हैं, बट इतना बड़ा सेल तो होता है नहीं, एज यू ऑल नो कि वो माइक्रोस्कोपिक है। मान के चलते हैं कि ये हमारा एक बड़ा सा सेल है। ठीक है, और गलती से ब्लेड लग गया, कट गया, खरोच आ गई या कुछ भी, तो कहने का मतलब क्या है? ये स्ट्रक्चर जो है वो कट गया, मतलब यहाँ से मेम्ब्रेन खत्म। अब मेम्ब्रेन खत्म तो सेल के अंदर, अब मैं ऐसे मानो कि आपके पास एक बलून है, बलून के बाहर का तो कवर है, बलून में आपने पानी भर रखा है, बलून की बाहर वाली चादर, बाहर वाली लेयर फटी, सारे कंटेंट आ रही है बात समझ में? अब आप बोलोगे कि मैम कटता तो सेल है, फिर ब्लड कहाँ से आता है? तो भाई आपके बॉडी में सारे ब्लड वेसल्स जो हैं, आर्टरीज, वो डिवाइड करके बनती है। कैपिलरी एकदम छोटी वाली है ना, वो छोटी वाली कैपिलरी हर एक सेल के पास पहुंचती है। तो आप जब काटोगे ना अपने सेल बॉडी को, या फिर कट लगती है, नॉट काटोगे तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? तो जैसे आप बॉडी को कट लगती है आपके, तो होता क्या है कि वो उस एरिया में छोटा सा कट आपके, सिर्फ एक नहीं, मतलब कम से कम 100 सेल को तो आराम से डैमेज कर देता होगा। तो हर एक सेल को पर्टिकुलरली कैपिलरी पहुंच रही है, तो कैपिलरी भी कट जाती है। कैपिलरी के अंदर में ब्लड मूव कर रहा है, तो कट लगा, ब्लड आ जाएगा। ठीक है, फिर बोलोगे मैम कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी हथेली पे कट तो लग जाती है लेकिन हमारा ब्लड नहीं आता, हमारा ब्लड लेट से आता है। तो यहाँ पे कैरेटिनाइज्ड वो है ना हमारे, कौन वाला टिश्यू? कौन वाला टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू, याद आ रहा है? एपिथेलियल टिश्यू एक हमारे पास स्क्वामस वाला था जो डिफ्यूजन को हेल्प करता था कंडक्ट करने में। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम था। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट था? वियर एंड टियर से बचाने के लिए हथेली पे। तो भाई इसके ऊपर एक पे एक लेयर बढ़े गए, अंदर वाले लेयर से ऊपर फटाफट से इसमें ब्लड और बाकी कंटेंट डिफ्यूजन के थ्रू चल के आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत रेयर ब्लड कैपिलरीज होंगी जो सबसे ऊपर वाले लेयर में होंगी। आ रही है बात समझ में? इसलिए तुरंत कट लगता है तो नहीं आपका ब्लड आता, फिर तो धीरे तो आना ही आना है। फिर बोलोगे मैम कट तो लग गया, थोड़ी देर बाद ब्लड आता है, ऐसा क्यों? तो क्लियर बात है, आपके घर में रही टंकी फुल है तो नल में प्रेशर ज़्यादा आएगा। जब आप नल खोलोगे, अपना नलका खोलोगे तो भर भर के पानी आता है। टंकी में आधी पानी है तो नलका का प्रेशर कम है। आई बात समझ में? क्या बॉडी में ब्लड अच्छा खासा है, ब्लड फ्लो बढ़िया आएगा, कटा तुरंत से ब्लड। बॉडी में ब्लड कम है तो कट लगेगी तो कहाँ से आएगी? ब्लड कमी आएगी ना। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारा सेल था, ये एक पर्टिकुलर सेल, इसमें लग गया कट और यहाँ पे ये मेम्ब्रेन खत्म हो गए। ठीक है, तो अब ये तो डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन इनके बगल में जो हमारा सेल है, इसके न्यूक्लियस को मैसेज आया, भाई बगल वाले की डेथ हो गई है, जगह खाली हो गया है, ऐसा कर तो फटाफट से इस जगह को कवर कर ले। ठीक है, इस कवर कर ले। अब ये क्या करे? तो ये न्यूक्लियस के पास है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएंगे, एक बनाएगा प्रोटीन और दूसरा बनाएगा लिपिड। ठीक है, जबकि हम लोग देखे थे कि हमारा ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसा है? लिपिड का 2 लेयर है, ऐसे ऊपर नीचे लिपिड प्रेजेंट है, ऐसे हेड साइड और फिर टेल, इस तरह से।
है ना। ये सारे के सारे लिपिड एंड प्रोटीन है। कहने का मतलब क्या है कि हमें लिपिड और प्रोटीन चाहिए। तो लिपिड और प्रोटीन चाहिए, बना कौन रहा है, तो बोलते हैं कि ऐसा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ वाला है वो बना रहा है प्रोटीन, और जो स्मूथ वाला है वो बना रहा है लिपिड। तो चलो उनसे मांग लो, ठीक है। न्यूक्लियस ने मैसेज किया किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, कि ऐसा है हमारे बगल वाले सेल की डेथ हो गई है, जगह खाली है, उनका जगह भरना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। अब प्रॉब्लम क्या होगी वो हम लोग लिम्फ में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम हो सकती है तो फटाफट से हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करना मतलब भाई हमें 1 से 2 बन जाना है। अब 1 से 2 बनने के लिए ये अगर 2 भाग में बटेंगे तो छोटे छोटे हो जाएंगे सेल, है ना। लेकिन अगर ये अपना एरिया इंक्रीज कर लें, ये बड़े हो जाएं, फिर ये डिवाइड हो तो इस साइज के 2 सेल बनेंगे, और अगर ये अभी ही डिवाइड हो जाएंगे तो छोटे छोटे साइज के 2 सेल बनेंगे। कहने का मतलब है इनको डिवाइड करने से पहले अपने आप को इन्हांस करना होगा, अपना एरिया बढ़ाना होगा, अपना कंटेंट डबल करना होगा, सब चीज़ तो डबल करना होगा ना। इनके पास न्यूक्लियस है तो डिवाइड हो गए तो उनको भी न्यूक्लियस देना होगा। इनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, डिवाइड करके जो नए वाले को बनाएंगे उसको भी देना होगा फटाफट से कि भाई ये तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये मेरा है, ये तुम्हारा गोल्जी बॉडी, ये मेरा है, होता है ना। तो बराबर बराबर बंटवारा करना होगा। तो इनके पास अभी अगर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरे वाले सेल को भी माइटोकॉन्ड्रिया तो देना होगा ना, ये बिना माइटोकॉन्ड्रिया के रह सकते ना उनको बिना माइटोकॉन्ड्रिया के रहने दे सकते हैं। तो इनको माइटोकॉन्ड्रिया की तो कॉपी बनानी पड़ेगी, नहीं कि ये मेरा वाला माइटोकॉन्ड्रिया लो एकदम इसी के जैसा जेरॉक्स कॉपी तुम रख लो, ठीक है। तो वही कहानी है कि सेल जो है वो क्या करेगा, अपना एरिया बढ़ाएगा। अब एरिया कैसे बढ़ाएगा भाई, तो यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें इधर से नए वाले आते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, और ये जो एरिया है वो थोड़ा और बढ़ता चला जाएगा, ये भी बढ़ता चला जाएगा, फिर और बनते जाएंगे और ऐड होते जाएंगे और ऐड होते जाएंगे। तो ऐसे समझो यहाँ पे क्या थे, 3 4 थे, एक और लिपिड बन के आया, लिपिड यहाँ पे जुड़ गया, एक और लिपिड बन के आया, इधर जुड़ गया। तो जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल लो, एक स्फीयर बना लो इंसानों की, ठीक है। एक गोले में 10 बच्चे खड़े हो जाए, ठीक है, तो छोटा सा गोला बनेगा। अब बाहर से उसमें बच्चे ऐड होते जाए, एक और बच्चा आया, अभी 11 बच्चे हो गए, एक और बच्चा आया, 12 बच्चे हो गए, एक और बच्चा आया, वैसे बढ़ते गए। तो अब सर्कल बड़ा होता जा रहा है, आ रहा है समझ में ना, मतलब एरिया ज्यादा कवर कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही न्यूक्लियस जो है वो बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कि ऐसा है, प्रोटीन बनाओ, चाहिए, सेल फट चुका है। बताएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ वाले को, ऐसा है, लिपिड बनाओ, दोनों मिलके बना लिए। सर हमारा लिपिड प्रोटीन बनके तो तैयार है, क्या करें, गोल्जी बॉडी को भेजो पैक करने के लिए। ऐसे अधपका खाना और बिना पका पैक किया हुआ लेके जाएंगे क्या, फिर गोल्जी बॉडी क्या करेगा, लाओ भाई तुम प्रोटीन दो, पैक कर दो, तो पैक करके बना दिया ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। गोल्जी बॉडी ने मांगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ वाले से, लाओ भाई लिपिड अपना, ठीक है, पैक कर दिया, और वो लिपिड था उसको क्या बना दिया, ग्लाइकोलिपिड। क्यों, क्योंकि गोल्जी बॉडी से निकल करके जा रहा है, वो पैकिंग को हम लोग ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। बन गई, पैक होके आ गई। अब कहाँ जरूरत है सर, तो सेल में ही चाहिए, इसी सेल में चाहिए, तो चलो सेल के अंदर ही छोड़ दिया। वो गए जाकर के चुपचाप से साइटोप्लाज्म में बहते बहते दीवार में टक्कर खाए, वहीं पे लग गए। एक और अच्छा सा एग्जाम्पल है, पानी, एक कटोरी में पानी ले लो, उसके ऊपर 1-2 बूंद तेल की लगा दो, ठीक है, सरसों तेल की। अब छोटे छोटे जो तेल की बूंदे हैं वो पानी में तैरेंगी और बड़े वाले बूंद के साथ जाके मिक्स होकर बड़ा सा एरिया कवर करेंगे, और छोटा वाला तेल का बूंद तैरता हुआ आएगा, फिर वो और बड़ा कर लेगा। अरे बात समझ में, बिल्कुल ऐसे ही लिपिड आएंगे, ऐड होते जाएंगे और सेल मेम्ब्रेन बढ़ती चली जाएगी, है ना। फिर से हमारी जो माइटोसिस और मियोसिस वाली जो वीडियो है आप वो देख लोगे, मियोसिस एंड माइटोसिस पर सेपरेट वीडियो बनी हुई है, बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, कौन होते हैं सोमैटिक सेल और कौन होता है आपका जर्म सेल, क्यों डिवाइड करते हैं 46 से 46 में ही, और क्यों डिवाइड करते हैं 46 क्रोमोसोम को तोड़ करके 23 में, ठीक है। तो ये आपका सेल क्या दिखाएगा, क्या दिखाएगा, चलो आंसर हम तो नहीं देते, आंसर पहले से ही पता है आपको, तो आंसर आपको खुद से करना है। एंड डोंट यू चीट, ऐसा मत सोचना मैम थोड़ी ना देखने आ रही है, मैम ने क्या होमवर्क दिया, हमने किया कि नहीं। इफ यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर स्टडी देन यू मस्ट बी फोकस्ड, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, ये सारे के सारे जो है लिपिड है वो ऐड होते चलेंगे, प्रोटीन जो है वो ऐड होते चलेंगे। ये कौन सा सेल है भाई, हमारे हाथ में प्रेजेंट है, तो सोमैटिक है कि जर्म सेल है, आपका काम है बताना, ठीक है। तो डिवाइड हुए, ये सारे आते गए यहाँ बन के, और हमारा सेल जो है वो बढ़ता चला गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस।
ऐसे समझो न्यूक्लियस को मैसेज मिला, न्यूक्लियस ने बोला लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन बनाओ, लिपिड बनाओ, इन्होंने दिया गोल्जी बॉडी को पैक करो। अगर इसी सेल में जरूरत है तो बहते बहते आएंगे, यहीं पे वो ऐड हो जाएंगे और ये बड़ा सा स्फीयर जो है ये बड़ा हो जाएगा। फिर बड़ा होने के बाद ये जाएगा अपने साइकिल में एम फेज में, पहले तो ये G1 G0 S G2, ठीक है, और उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा, साइकिल कंप्लीट करके डिवाइड कर जाएगा 1 से 2 और ये जो सेल यहाँ पे हमारा खत्म हो रखा था वो वाले सेल का एरिया कवर कर लेगा। आगे बात समझ में मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है, तो द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, और यू कैन राइट द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन synthesized by endoplasmic reticulum and packed by Golgi body is known as what, membrane biogenesis, or generation of या synthesization of cell membrane is known as membrane biogenesis. Done? Okay, thank you everyone.